हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 25 जून 2025 के द हिंदू में क्या है खास, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द हिंदू टुडे इज फ्रॉम ओबियसली इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट। तो लग तो ऐसे रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट अब खत्म हो गया है, बट आजकल की जो पॉलिटिक्स है, आजकल की जो फॉरेन पॉलिसी है, बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन है ना। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था द हिंदू के एक न्यूज आर्टिकल में कि कैसे इजराइल और ईरान के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी स्पीड एकदम से 2x हो गई व्हेन यूएसए join Israel and attack Iran's nuclear facilities. Three major nuclear facilities. First one is Fordo, second one is Natanz और थर्ड वन इज इप्सान। इसके बाद ये लग रहा था कि अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट नहीं रह जाएगा, ये एक वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है ना, इन्होंने एकदम से डिसीजन लिया कि, है ना, कि चलो ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उन पर अटैक कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद ईरान की तरफ से भी रिटेलिएशन आया और ईरान ने जो यूएसए के बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में, लाइक आपका इराक का एयरबेस है ना, इसके अलावा कुवैत के एयरबेसिस पे अटैक किया, है ना, कुवैत में जो यूएस के एयरबेस है। और इससे भी एक स्टेप आगे जाके कतर की जो कैपिटल है दोहा, दोहा में यूएस का सबसे बड़ा एयरबेस है जो कि मिडिल ईस्ट रीजन में है ना, अल उदीद एयरबेस, इस पर अटैक किया। इस पे यूएसए के लगभग 10,000 सोल्जर रहते हैं और ये यूएस की सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर भी है। तो इसके बाद पूरी दुनिया को ये लग रहा था कि अब ईरान के इस स्टेप ने, खास करके अल उदीद पर अटैक करके, ईरान ने यूएसए को और ज़्यादा फ्यूरियस कर दिया है। अब ये जो वॉर है ना, लिमिटलेस हो जाएगी, इसकी कोई लिमिट, कोई एक्सटेंट नहीं रहेगी। बट ऑल ऑफ द सडन, है ना, नेक्स्ट डे यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है और वो दोनों ही कंट्रीज से रिक्वेस्ट करते हैं सीज फायर की। द होल वर्ल्ड वॉज शॉक्ड एंड स्टंट कि हो गया, है ना। उम्मीद लगाई जा रही थी कि यूएसए फ्यूरियस हो जाएगा एंड नेक्स्ट डे यूएस का जो प्रेसिडेंट है मॉर्निंग में आता है और कहता है कि सीज फायर कर लेते हैं, चलो ठीक है। अब तो सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ एंड दोनों कंट्री ने बरबली का ठीक है कर लेते हैं सीज फायर, है ना। और इजराइल ने भी हाँ कर दिया इसके लिए और ईरान ने भी हाँ कर दिया। बट, है ना, सीज फायर के डिक्लेरेशन के लगभग 8 घंटे बाद तक ये दोनों कंट्रीज, इजराइल एंड ईरान, एक दूसरे के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल फायर करते रहे। कल आपने पॉलिटिकल ड्रामा देखे होंगे, कैसे बीजेपी के लीडर कांग्रेस पे एलिगेशंस लगाते हैं, कांग्रेस के लीडर बीजेपी के लीडर्स पर एलिगेशन लगाते हैं। कल पूरी दुनिया ने देखा डिप्लोमेटिक ड्रामा, है ना। यूजुअली ये डिप्लोमेटिक ड्रामा इतने फनी लेवल पे नहीं होता था, बिकॉज अभी यूएसए को एक ऐसा पर्सन लीड कर रहा है ना, जो पॉपुलरिटी मैनियक है। कहीं से भी बस थोड़ी सी पॉपुलरिटी मिल जाए, नाम आ जाए इनका, है ना, तो सुबह सुबह फ्लो में आके एक ट्वीट कर दिया एंड, है ना, ट्वीट पे ही डिक्लेयर कर दिया कि सीज फायर, है ना। इनके आधे काम तो ट्विटर पे ही हो जाते हैं, एक्स पे ही हो जाते हैं, जैसे आज, है ना, एक्स बोला जाता है, सीज फायर, है ना। उसके बाद भी जब ये सीज फायर नहीं रुका, दोनों कंट्री एक दूसरे को अटैक कर रहे थे, तो यूएस का प्रेसिडेंट, है ना, ट्विटर पे, एक्स पे दोनों कंट्रीज को वार्निंग दे रहा है कि डोंट ड्रॉप बम्स, है ना। जैसे इजराइल, डू नॉट ड्रॉप दोज बॉम्ब्स, इफ यू डू इट इट इज ए मेजर वायलेशन। यानी कि ये बात ट्विटर पर लिखी जा रही है कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप का पूरी दुनिया में मजाक बन रहा है इसको लेके, डोनाल्ड ट्रंप का, है ना, और भी वजहों से बहुत ज़्यादा मजाक बनता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, है ना। इंडिया पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है, उसका क्रेडिट ले लेते हैं आके, है ना, पूरी दुनिया मॉक करती है। एंड कल इन्होंने एज अ सुपर पावर सीज फायर डिक्लेयर किया। उन्होंने कहा कि अब इजराइल भी डर जाएगा, ईरान भी डर जाएगा, बट दोनों कंट्रीज ही नहीं रुकते हैं, है ना। बट फाइनली 7-8 घंटे बाद दोनों कंट्रीज एग्री कर गए कि चलो सीज फायर कर लेते हैं। तो फाइनली कुछ समय के लिए, है ना, जो मिडिल ईस्ट है एक बार फिर
स्लीपिंग मोड में चला गया है। ठीक है, अच्छा, इस वॉर से हासिल क्या हुआ है किसी कंट्री को, है ना, इन दोनों ने बोला है ना, बोथ इजरायली एंड ईरानियन ऑफिशियल सेड दे accepted the ceasefire in the light of achieving the objective of the campaign। दोनों ही बोल रहे हैं कि हमारे जो कैंपेन का ऑब्जेक्टिव था, हमारी इन स्ट्राइक का जो ऑब्जेक्टिव था, हम दोनों ने अचीव कर लिया, है ना। तो क्या ऑब्जेक्टिव था इजराइल का, क्या ऑब्जेक्टिव था कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको खत्म कर देना है, या फिर इजराइल में कर देना है रिजीम चेंज। क्या इन दोनों में से कुछ भी हो पाया? क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो गया इजराइल का, ईरान का, है ना? तो कुछ कहा नहीं जा सकता, इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है ना। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाँ बहुत डैमेज पहुंचा है ना। हालांकि इजराइल ने भी नहीं बोला है कि अब हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया है ईरान का, है ना। इनका कहना है कि हमने 3 साल पीछे कर दिया है, 3 years बैक चला गया है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, 3 years बैक, है ना। तो इसका मतलब क्या है, एम एंड ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो ये वाला। दूसरा कौन था, रिजीम चेंज करना है। क्या रिजीम चेंज कर पाए अयातुल्ला अली खुमैनी को पावर से डिसमेंटल कर पाए, डिटैच कर पाए इजराइल और यूएसए, है ना। तो इसका आंसर भी ना है। तो इजराइल का भी कोई एम एंड ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ। ईरान का क्या एम एंड ऑब्जेक्टिव था, सीज फायर कराना। तो आंसर है नो, सीज फायर नहीं कराना था इनका। एक्चुअली कोई एम एंड ऑब्जेक्टिव था ही नहीं, है ना। इजराइल ने इन पर अटैक किया, इनकी न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया, इन्होंने रिटेलिएशन दिखाना शुरू कर दिया, है ना। तो किसी के एम एंड ऑब्जेक्टिव, है ना, कंप्लीट नहीं हुए, बट हाँ नुकसान बहुत हुआ है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है दोनों इजराइल और ईरान को। ठीक है, क्योंकि मेन सिटीज इनके डिस्ट्रॉय किए गए हैं और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ने वाला है दोनों ही कंट्रीज पे, है ना। ईरान पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, देखो ईरान अभी क्या है, एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में है। तो इन्होंने बस अपनी ड्यूरेशन बढ़ा ली है, तो अभी ये ब्लैक लिस्ट में बने रहेंगे, पहला, है ना। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट के कोई चांसेस है ही नहीं। ठीक है, और जो इन्वेस्टमेंट हो रही थी इंडिया की तरफ से, चाइना की तरफ से, हम चाबार पोर्ट बना रहे थे, है ना। तो ऐसे ही अदर कंट्री जो इन्वेस्ट करना चाहेंगे ईरान में, वो हम नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि बहुत अनसेफ कंट्री है ना, पता नहीं कब इन पर इजराइल अटैक कर दे, है ना, या फिर ये कब इजराइल पर अटैक कर दे एंड इजराइल बदले में इन पर अटैक कर दे, है ना। तो इन्वेस्टमेंट नो डाउट कम होगी, टूरिज्म कम होगा इनका, है ना। क्या आप ऐसी कंट्री में टूरिज्म करना चाहोगे, है ना, जो इतना अनसेफ है, जहां कभी भी बैलिस्टिक मिसाइल गिर सकती है, जहां कभी फाइटर जेट से हमला हो सकता है ना, या जहां कभी भी न्यूक्लियर रेडिएशन फैल सकता है ना। तो नो, आंसर होगा नो। सेम जो नुकसान है वो इजराइल को होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा टूरिज्म है भी नहीं, एंड इनका जो बचा खुचा टूरिज्म है उसको भी लॉस होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इजराइल तो बहुत सारे फ्रंट पे लड़ रहा है ना, और इन्होंने अपना एक मेजर फ्रंट ही खोल दिया, एक कंट्री के साथ लड़ने लगे। अभी तक किसके साथ लड़ रहे थे, ये टेररिस्ट के साथ लड़ रहे थे, गाजा में लड़ रहे थे हमास के साथ में, है ना, लेबनान में लड़ रहे थे हिजबुल्लाह के साथ में, है ना, सीरिया में टेररिस्ट के साथ लड़ रहे थे, है ना। बट ये जो वॉर थी एक मेजर कंट्री के साथ थी, एक बड़ी कंट्री के साथ थी, तो इनके टूरिज्म पे भी इफेक्ट पड़ना तय है। इन्वेस्टमेंट इनके भी कम होंगे, क्योंकि अब इजराइल को माना जाता था वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट कंट्री ऑन द प्लैनेट, है ना। ऐसा बोला जाता था कि इनका एयर डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि आप कोई भी जो मिसाइल है इजराइल के लैंड पर लैंड नहीं कर सकती, हिट नहीं कर सकती है। बट है ना, जो भी स्पेकुलेशन थे, जो भी बातें की जा रही थी इनके एयर डिफेंस के बारे में, वो सारी गलत प्रूफ हुई। आप हाइफा में जाके देखो, तेल अबीब में जाके देखो, इतनी सारी मिसाइल्स हिट हुई हैं, है ना, और इतने सारे लोग मारे गए, इतना हैवी डिस्ट्रक्शन हुआ है ना, कि आपको बिलीव नहीं होगा कि ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट कंट्री है ना। तो इजराइल को इस फ्रंट पे नुकसान होना तय है। ठीक है, अच्छा, अब इस कॉन्फ्लिक्ट से अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी कंट्री को हुआ है, ठीक है, तो वो ना तो इजराइल है और ना ही ईरान है। इस कॉन्फ्लिक्ट से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है यूएसए को। ठीक है, किस तरह का नुकसान हुआ है, यूएसए की जो प्रेस्टीज है ना, हैवीली डैमेज हुई है इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद में, है ना। कैसे इजराइल ने बिना कंसल्ट किए हुए इन पे अटैक कर दिया,
डोनाल्ड ट्रंप से कोई परमिशन नहीं ली, कोई कंसल्ट नहीं किया, कोई प्लानिंग नहीं हुई, ठीक है। इसके बाद जब सीज फायर हो जा रहा है तो कोई भी इनकी बात नहीं सुन रहा है ना। इवन इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अलाई है वो भी मिसाइल पे मिसाइल मारे जा रहा है इनके सीज फायर करने के बाद भी, है ना। तो इससे क्या प्रूव होता है कि इजराइल की जो अहमियत है ना, जो स्टेटस पहले हुआ करता था वो अब नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ईरान ने भी इनकी प्रेस्टीज को अच्छी खासी जो डैमेज है वो पहुंचाई है ना। बिकॉज अब यूएसए के बारे में बोला जाता था कि यूएसए तब तक एकदम चिल मोड में रहेगा जब तक उसको नुकसान नहीं हो रहा है, उसको डैमेज नहीं कर रहे हो, उसको अटैक नहीं कर रहे हो, ठीक है। जब यूएसए पे अटैक होता है, यूएसए के एसेट्स पे अटैक होता है, उसके बाद यूएसए क्या करता है, उस कंट्री को कंप्लीटली रुइंड कर देता है। बट ईरान ने क्या किया, बहुत सारे एयरबेसेस पे अटैक किया, और आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो डैमेज हुआ ही होगा उन एयरबेसेस पे, है ना। और उसके बाद सुबह को यूएस का प्रेसिडेंट आता है और कहता है सीज फायर, है ना। तो यूएस की जो प्रेस्टीज है ना वो बहुत हैवीली डैमेज हुई है। इसके बाद क्या मैसेज गया दुनिया में, है ना। चाइना क्या सोच रहा होगा यूएसए के बारे में, है ना। ये लिटरली सरेंडर है यूएसए का, है ना। तो चाइना क्या सोच रहा होगा कि हम भी इजीली ताइवान को अटैक कर लेते हैं, ये भी सीज फायर चिल्लाते रहेंगे, तब तक हम क्या करेंगे, कैप्चर कर लेंगे पूरा का पूरा आपका ताइवान, ठीक है। सेम रशिया अब समझ चुका है कि यूएसए में कौन रूल कर रहा है ना। एक ऐसा पर्सन जिसको पॉपुलैरिटी चाहिए होता है, और एक जो बिजनेस माइंडेड पर्सन है ना, बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचता है कि उसका बिजनेस कैसी पॉलिसी बनाई जाए कि उसका बिजनेस ग्रो करे, है ना। तो रशिया भी अब क्रेजी जाने वाला है यूक्रेन पे, ठीक है। तो कुल मिला के सबसे ज्यादा नुकसान, है ना, इसमें यूएसए को ही हुआ है, ठीक है। तो आई होप ये लास्ट ही आर्टिकल हो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट से, है ना। एक चीज और हुई है ना, जब ये सीज फायर हो गया है तो हमारा जो ऑपरेशन सिंधु है वो भी अब क्या कर दिया गया है, ऑलमोस्ट डिसमेंटल कर दिया गया है। 2296 इंडियंस इवैक्यूएटेड, ईरान हेल्प डेस्क को ही क्लोज कर दिया। उन्होंने कहा कि अब सिचुएशन नॉर्मल हो गई, सीज फायर हो गया, तो अब आप अपने काम पे लग जाइए। जो जिस पर्पज के लिए आप ईरान आए थे, जिस पर्पज के लिए आप इजराइल आए थे, है ना, आप उस पर्पज को आप परस्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। एंड ऑपरेशन सिंधु को क्या किया जाता है, कॉल ऑफ किया जाता है। ऑफिशियली नहीं हुआ है, बट इसका पर्पज यही है कि 2-3 दिनों में, आने वाले दिनों में ऑपरेशन सिंधु को भी क्या कर दिया जाएगा, कॉल ऑफ कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए चलते चलते मुझे कमेंट सेक्शन में आप जल्दी से बताइए, है ना। अभी अल उदीद एयरवेज पे अटैक किया था कतर के, है ना, जो कि कतर की कैपिटल में है। तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कतर, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कतर, जल्दी से बताइए। इसके अलावा बताइए कि ईरान की जो करेंसी है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ ईरान, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम रिपोर्ट, है ना, रैंकिंग। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया ब्रेक्स इनटू टॉप 100 इन ग्लोबल एसडीजी रैंकिंग। एसडीजी रैंकिंग मतलब एसडीजी स्टैंड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ये 17 गोल्स हैं जिनको 2015 में डिसाइड किया गया था, और इनका अचीवमेंट ईयर था 2030, कि इनको 2030 तक अचीव करना है, ठीक है। तो हर साल, है ना, यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, यूएन एसडीएसएन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, सस्टेनेबल नेटवर्क एजेंसी, ऐसे करके एक एजेंसी है ना, जो क्या करती है, इस रिपोर्ट को जारी करती है। इस रिपोर्ट में क्या होता है, उन कंट्रीज का लिस्ट होता है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लिखे रहते हैं, है ना, 17, ठीक है, और कंट्रीज के नाम लिखे रहते हैं, ठीक है। तो जिन कंट्रीज ने जितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर काम किया होता है उसको उतनी हाई रैंकिंग में रखा जाता है, ठीक है। एक स्कोर कार्ड बनाया जाता है ना। मान लो पॉवर्टी है, पॉवर्टी के लिए बहुत सारी स्कीम बनाई है, तो आउट ऑफ 100 इनको कितने मार्क्स दे दिए, 75-80%, और इन्हीं मार्क्स के बेसिस पे क्या बनाई जाती है, एक रैंकिंग बनाई जाती है। तो इसी रैंकिंग में पहली बार इंडिया टॉप 100 के अंदर आया है, ठीक है। और 2017 से ये रैंकिंग शुरू हुई है, और इंडिया ने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था 116 से, है ना। एंड 2018 में ये रैंक घट के 112 हो गई थी, 2019 में 115 हो गई थी, 2030 में ये 112 हो गई थी दोबारा से, देन 2024 में 109, और नाउ इन 2025 द इंडियाज रैंक इज 99,
9, ठीक है। और कितना स्कोर मिला है इनको? 67 स्कोर मिला है, ठीक है। तो अपने आप में एक अचीवमेंट है ना, कि हम कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते जा रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, है ना। अभी जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम जब बारी बारी जानेंगे कि क्या क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हमारा इंडिया धीरे धीरे सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। अगर बात करें रैंक 1 कंट्रीज़ की, तो रैंक 1 कंट्रीज़ में वही रहते हैं आपके जो स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, यूरोपियन कंट्री। तो फिनलैंड, स्वीडन एंड डेनमार्क होल्ड द टॉप 3 पोजीशंस with 19 of top 20 countries located in Europe। यानी कि जो टॉप 20 हैं, टॉप 20 कंट्रीज हैं, है ना, उनमें से 19 कंट्री कहाँ से हैं? यूरोप से हैं। फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रैंक पे आते हैं, ठीक है। द लेटेस्ट रिपोर्ट प्लेसेस इंडिया विद ए स्कोर ऑफ 67। स्कोर आया है इंडिया का 67, रैंक बनी कितनी? 99, ठीक है। कितने में बनी है ये? 99 आउट ऑफ 167 नेशंस, ठीक है। किसने जारी करी है रिपोर्ट? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। चाइना की बात करें, क्योंकि चाइना हमारा मेन कॉम्पिटिटर है, तो चाइना की जो रैंक है, चाइना की रैंक है 49। चाइना इज रैंक्ड 49। स्कोर कितना है? 74.4। तो देख रहे हो अब 67 रैंक मार्क्स हैं हमारे स्कोर है, और रैंक है 99, और 74.4 मार्क्स हैं चाइना के, और रैंक है 49। तो इसका जो रैंकिंग है पॉइंट्स में चलता है। अगर आपका एक पॉइंट भी कम हुआ है स्कोर में, तो आपकी रैंकिंग काफ़ी पीछे चली जाती है, ठीक है। अगर बात करें अपने नेबरिंग कंट्रीज़ की, है ना, तो भूटान 74th पे है, ठीक है। वेयर एज नेपाल 85th पे है, बांग्लादेश 114th पे है, और पाकिस्तान टॉप पे है ना, लास्ट से टॉप पे है ना, 140th रैंक है, और स्कोर आया इनका 57, ठीक है भाई। बात करें अगर मालदीव की और श्रीलंका की, तो 53rd और 93rd प्लेस पे है, ठीक है। तो इंडिया के लिए एक रिमार्केबल विक्ट्री है ना, और आई होप अगले बार जो हमारी रैंकिंग आएगी, है ना, वो और सुधर के आएगी, ठीक है। अब ये रैंकिंग, है ना, किस बेसिस पे बनती है, ऐसा क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, इनको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर बात करें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसा क्या होता है? मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो फ्यूचरिस्टिक हो, है ना। आप मतलब इस तरह से डेवलप करें कि आने वाली जनरेशन को कोई नुकसान ना हो, बल्कि आने वाली जनरेशन हमारे डेवलपमेंट से क्या उठा सके? फायदा उठा सके। इसी को क्या बोला जाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाता है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे किया जाए, इसके लिए, है ना, रिसर्च शुरू हुई यूनाइटेड नेशन में, एंड 17 पॉइंट डिसाइड किए गए, है ना, और इन्हीं को क्या बोल दिया गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यानी कि इन गोल्स को अचीव कर लिया जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर लिया जाएगा। तो कितने हैं नंबर्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? तो 17 है, ठीक है। कब डिसाइड किया गया था इन्हें? 2015 में। किसने? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिसाइड किया था, है ना। और कब तक इन्हें कंप्लीट करना है? 2030 तक इन्हें कंप्लीट करना है, ठीक है। किन किन इश्यूज को टैकल करते हैं? ये बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज सच एज पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पीस एंड जस्टिस, है ना, इसको टैकल करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक पहली कोशिश है ना कंट्रीज की तरफ से। इससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल भी बनाए जा चुके हैं, एमडीजी भी बनाए जा चुके हैं, ठीक है। चलिए जान लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है नो पॉवर्टी, यानी कि 2030 तक पॉवर्टी को दुनिया से खत्म करना है। तो इसका मतलब क्या है? इंडिया की रैंक इंप्रूव हुई है, तो इसका मतलब क्या है? हमारे यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉवर्टी भी कम हुई होगी। SDG 2 जीरो हंगर, यानी कि जो भूखे लोगों की का नंबर है उसको खत्म करना है, बिल्कुल, है ना। कोई भी पर्सन 2030 में पूरे दुनिया में भूखा नहीं सोएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी काम किया होगा इंडिया ने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, हेल्थ सेक्टर में भी अच्छा काम हो रहा होगा हमारे यहाँ पे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। अगर बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 की, तो जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। 6 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात होती है। 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात होती है। 8 SDG की बात करें तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। SDG 9 इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, इस पे काम करना है। SDG 10 रिड्यूस इनइक्वालिटी। SDG 11 सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। SDG 12 की अगर बात करें तो क्या कहता है ये?
रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। SDG 13 की बात करें तो क्लाइमेट एक्शन, टेक इमीडिएट स्टेप टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, ठीक है। SDG 14 की बात करें तो लाइफ बिलो वाटर, कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज ओशन सीज एंड मरीन रिसोर्सेज टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि जो वाटर जो हमारा ओशनिक वाटर है और अदर वाटर बॉडीज हैं उनको प्रिजर्व करने की भी बात करता है। 15 लाइफ ऑन लैंड, है ना, अभी लाइफ ऑन वाटर की बात कर रहा था 14, 15 लाइफ ऑन लैंड की बात करता है। SDG 16 पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, है ना। SDG 17 और लास्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारा क्या है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, स्ट्रेंथन इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म्स एंड रिवाइटलाइज ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जिनके बेसिस पर हर साल एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है और इनके साथ ही एक रैंकिंग को पब्लिश किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप, है ना, मूड स्विंग वाले पर्सन, है ना, पूरी दुनिया को पजल करके रखा है इस पर्सन ने। ट्रंप रिमेन्स डाइसी अबाउट नेटोज म्यूचुअल डिफेंस गारंटी, है ना, नेटो के बारे में हमने सुना होगा, है ना, बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आर्टिकल आ चुके हैं, क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है ना। नेटो स्टैंड फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज का ग्रुप है ना, जिसका काम क्या है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, म्यूचुअल डिफेंस। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो अगर एक कंट्री पे अटैक होता है सारी कंट्री मिलके उस कंट्री पर अटैक कर देंगे, ठीक है। इस तरह से म्यूचुअल डिफेंस की बात करता है। इसी पॉइंट को नेटो का जो गैजेट है उसके इसी पॉइंट को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसको अमेंड करेंगे, इस पर हम सोच रहे हैं, है ना, बिकॉज हम किसी और की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते हैं, है ना। अगर कोई वॉर को इंसाइट करे, है ना, और हम पीसफुली अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वाई आर बी बेस्ड आवर रिसोर्सेज ऑन सच है ना अननेसेसरी वॉर्स। दैट इज वाई उन्होंने कहा कि हम रीथिंक कर रहे हैं इन चीज़ों पे कि नेटो का जो म्यूचुअल डिफेंस वाला जो ना जो क्लॉज है ना, इसको रखा जाए, कैरी फॉरवर्ड किया जाए या फिर हटा दिया जाए, ठीक है। तो देखते हैं इस पर क्या निकल के आता है। मोस्ट प्रोबली अगर ट्रंप एक और इन्हें टेन्योर मिल गया, वैसे 2 टेन्योर होते हैं जो उनके कंप्लीट हो चुके हैं, बट ये कह रहे हैं कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे एंड, है ना, आगे के टर्म में भी मैं ही प्रेसिडेंट रहूँगा। तो देयर माइट भी पॉसिबिलिटी कि अगर ये प्रेसिडेंट बन गए तो आने वाले समय में जो नेटो है वो पास्ट बन जाए। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, कब बनाया गया था, 1949 में इसको बनाया गया था। हेडक्वार्टर इसके ब्रसेल्स बेल्जियम में है। सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोलेनबर्ग, अभी ये रिटायर हो चुके हैं, ठीक है। की फंक्शन कलेक्टिव डिफेंस, सिक्योरिटी अलायंस, मिलिट्री कॉपरेशन। मेंबर्स कितने हैं, 32। फिनलैंड अभी 2023 में ज्वाइन किया है नाटो, और जो स्वीडन है वो 2024 में नेटो ज्वाइन किया है, ठीक है। चलिए, बाकी जो रशिया यूक्रेन वॉर है ना, उसकी वजह ही नेटो है, ना ये नेटो होता ना रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही होती। चलिए नेक्स्ट, पीएम कॉल्स मॉरिशस काउंटर पार्ट इन्वाइट हिम टू विजिट इंडिया, है ना। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कल मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से बात की, ठीक है, और उन्हें इनवाइट किया इंडिया में कि अब भी इंडिया को विजिट कीजिए, एंड हमने जो प्लान्स बनाए हैं, हमने एम एंड ऑब्जेक्टिव बनाए हैं इंडिया और मॉरिशस की पार्टनरशिप को और डीपन करने के लिए, उसको क्या करते हैं हम लोग ग्राउंड पे लेके आते हैं, है ना। एज वी ऑल नो लास्ट मंथ मॉरिशस का जो नेशनल डे था उस पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज अ चीफ गेस्ट गए थे, है ना, और बहुत सारी डिसीजन मेकिंग हुई थी कि डिफेंस के फील्ड में, स्पेस के फील्ड में, मैरीटाइम सिक्योरिटी के फील्ड में इंडिया और मॉरिशस साथ मिलकर काम करेंगे, ठीक है। तो एक जेस्चर होता है जियो पॉलिटिक्स में, है ना, जब भी कोई हमें अपने यहाँ इनवाइट करता है तो हम भी रेसिप्रोकली उसको इनवाइट करते हैं। तो इंडिया को इनवाइट किया गया था, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया गया था, उसी के एक्सचेंज में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इनवाइट किया है मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर को कि आप विजिट कीजिए और अपनी रिलेशनशिप को और डीप करते हैं, ठीक है। एम्फसाइजिंग द स्पेशल एंड यूनिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशस, द टू लीडर्स रीअफर्म्स देयर शेयर्ड कमिटमेंट टू फर्दर डीपन the enhanced strategic partnership between the two countries. They discussed the ongoing cooperation across a broad range of areas including development, partnership, capacity building, defense and center set,
ठीक है। तो बहुत सारे इश्यूज पर बात होनी है, ठीक है। मॉरिशस की बात करें, है ना, जो इतना इम्पोर्टेंट, जिसको इतनी वैल्यू देता है हमारा इंडिया, हमारी इंडियन गवर्नमेंट, है ना, तो कहाँ पे है, क्या है इसकी, है ना, जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन, ठीक है। तो अगर हम मॉरिशस की बात करें तो इंडिया, है ना, और ये हमारा इंडियन ओशन। तो इंडिया के अगर हम बिल्कुल साउथ में जाएंगे, इंडिया के अगर हम बिल्कुल साउथ में जाते हैं तो यहाँ कहीं हमें मिलता है मॉरिशस, ठीक है। अब मॉरिशस इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, है ना, बहुत सारी वजहों से, हिस्टोरिकल वजहों से, क्योंकि है ना बिहार से बहुत सारे मजदूर, है ना, ब्रिटिशर्स ले गए थे एंड उन्हें यहाँ पे मॉरिशस में उन्हें रीलोकेट कर दिया, उसके बाद वो यहीं रहने लग गए। तो हमारे कल्चरल टाइज तो हैं ही हैं। इसके अलावा जो मॉरिशस की जो लोकेशन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटजिक है ना। तो चाइना कहीं, है ना, यहाँ पे ना आ जाए, कोई अपना बेस वगैरह ना बना ले। अगर चाइना यहाँ पे अपना बेस बना लेता है तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट होगा, है ना। सो दैट इंडिया चाहता है कि मॉरिशस हमेशा क्या रहे, इंडिया के साथ ही रहे, है ना, और मोस्ट प्रोबेबली हमें अपना एक आइलैंड दे और हम अपना बेस बनाए, है ना, ताकि हमारा जो इंडियन ओशन है उसमें हमारा डोमिनेंस और तेज़ी से बढ़ता जाए, है ना। तो हमारा, है ना, इसके अलावा अ, एक बड़ा कंज्यूमर है मॉरिशस इंडियन प्रोडक्ट का, तो हम बहुत सारा एक्सपोर्ट करते हैं इनको, है ना। टूरिज्म के पर्पज से इंडियंस, बहुत सारे इंडियंस कहाँ जाते हैं, मॉरिशस जाते हैं। इसकी जो कैपिटल है वो पोर्ट लुइस है ना। करेंसी मॉरिशियन रुपीज, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश बोली जाती है यहाँ पे। पॉपुलेशन 12.5 लाख की पॉपुलेशन वाला कंट्री है, प्राइम मिनिस्टर नबीन रामगुलाम है, ठीक है। तो ये रहा आज का द हिंदू। मिलते हैं कल यानी कि 26 जून के द हिंदू के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।